गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके के एक शमशान घाट में हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। कल वहां एक शमशान घाट में बनी छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया था। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इस हादसे में मुरादनगर नगर पालिका की एक अधिकारी, एक जूनियर इंजीनियर, ठेकेदार समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया गया है। तो अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है। बड़ी लापरवाही सामने आई थी, अभी भी कई लोग अस्पताल में भर्ती है। तो कल ये मुरादनगर में शमशान घाट में छत गिरी थी, जिसमें अभी तक 24 लोगों की मौत हुई है। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई वो डरावनी थी। मलबे के नीचे कई लोग बुरी तरह से दबे हुए नजर आए, जबकि तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। मलबा इतना भारी था कि उसको हटाने के लिए क्रेन तक बुलानी पड़ी और लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम भी कई घंटों तक जुटी रही। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। छत गिरने से कल बड़ा हादसा होता है और शमशान घाट की ये छत गिरती है, जिसमें अभी तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अस्पताल में अभी भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बड़ी लापरवाही सामने आई थी और अब इस मामले में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें नगरपालिका की अधिकारी भी शामिल है। इसके अलावा ठेकेदार का नाम भी एफआईआर में दर्ज है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर से अत्यंत दुख पहुंचा है। राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटी है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। कोरोना के खिलाफ चल रही देश की जंग अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब भारत भी उन देशों की कतार में शामिल हो चुका है जिन देशों ने कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है। खास बात यह है कि भारत में जिन 2 वैक्सीनों को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली है, उनमें से एक पूरी तरह स्वदेशी है, जबकि दूसरी वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में चल रहा है। यानी वैक्सीन के प्रहार से कोरोना के खात्मे का आगाज अब शुरू हो चुका है। आज देश उन साथियों को, उन वैज्ञानिकों को, उन कर्मचारियों को भी बार बार याद कर रहा है जो कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में दिन रात जुटे रहे हैं। WHO में भी हमारी बहुत सराहना होगी कि 2 वैक्सीन हमने तैयार की है और इतने ह्यूज पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि क्या कहते हैं वैक्सीन आ रही है और सबका टीकाकरण होगा वैक्सीन से। ठीक है, कोरोना से बहुत जल्दी मुफ्त मिलेगी। जैसा हमारा इंडिया पहले था वैसा ही हो जाएगा। फिर से हम फिर से क्या कहते हैं बाहर अपना आना जाना करेंगे। मोदी नीति से कोरोना पर काबू। देश की तैयारी से हार की कगार पर कोरोना। महामारी के दौर में दुनिया ने माना भारत का लोहा। कोरोना के खिलाफ जंग में नायक बनकर उभरा भारत।
ये वो लम्हा है जिसका इंतजार करीब करीब 1 साल से था। ये वो खुशखबरी है जिसने जनता के मन को नई ऊर्जा से भर दिया है। ये उस जानलेवा वायरस के खिलाफ युद्ध जीतने का विजय घोष है जो सदी का सबसे बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहा था। ये कोरोना के खिलाफ तैयार किए गए लंबे विजय पथ की मंजिल के करीब पहुंचने का ऐतिहासिक दिन बन गया है। दुनिया पर कोरोना वायरस का कहर ऐसा टूटा कि सारा इंतजाम धरा रह गया। एक अनदेखे दुश्मन के हमले से दुनिया बच नहीं पाई। किसी को कुछ नहीं सूझा, कुछ समझ नहीं आया। कोरोना वायरस से लड़ाई ऐसे दुश्मन के खिलाफ मोर्चाबंदी करना था जिसके बारे में दुनिया अनजान थी। वायरस का ऐसा जानलेवा रूप दुनिया ने कभी नहीं देखा था। इसी दौर में भारत ने भी इस कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ा और 1 साल के भीतर भारत के वैज्ञानिकों ने इसके खिलाफ संजीवनी तैयार कर दी। कोरोना वायरस के खिलाफ 2 देसी वैक्सीन बनकर तैयार हो चुकी हैं। DGCI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है। DGCI ने जिस वैक्सीन को मंजूरी दी है वो है कोवैक्सीन। इसके साथ साथ कोविशील्ड नाम की वैक्सीन को भी हरी झंडी मिल चुकी है। कोविशील्ड वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने बनाई है, जबकि कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने तैयार की है। ये दोनों वैक्सीन भारत में ही बनी हैं। दावा है कि दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कोरोना के खिलाफ कोविशील्ड के 70% कारगर होने का दावा है। कोविशील्ड का उत्पादन भारत में SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हो रहा है। इसकी 2 डोज लेने पर 90% कारगर होने का दावा किया गया है। कोविशील्ड वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के तापमान में रखा जा सकता है। DGCI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी यूज के लिए दोनों वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। सर, इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत बताए जा रहे हैं सर, ये सही है क्या? ना साइड इफेक्ट है। देखो एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है सर, 100 और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। So I think it's a great day for our country and it's a very good way to start the new year. And both the vaccines are made in India, and one of them is actually a make in India because it's a vaccine which has been, the research has been done here and it's truly from scratch an Indian vaccine. आपदा को अवसर में बदलने का मंत्र PM नरेंद्र मोदी ने हमेशा दिया। PM मोदी का इसी आपदा को अवसर में बदलने का मंत्र इस वैक्सीन की शक्ल में पूरा होता दिख रहा है। भारत ने आत्मनिर्भरता से ही कोरोना का टीका तैयार कर लिया है। इसलिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत को बधाई दी है। WHO ने कहा कि कोरोना का टीका बनाने पर भारत को बधाई। भारत में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली वैक्सीन बनाई गई है। ये कोरोना से जंग में भारत का बहुत बड़ा कदम है। साथ ही 100 करोड़ से ज्यादा आबादी को वैक्सीन मुहैया कराने के फैसले का भी स्वागत किया। WHO ने कहा कि कोरोना से निपटने में टीके का इस्तेमाल अहम साबित होगा। कोरोना वायरस का टीका खोजकर भारत दुनिया में अपनी छाप छोड़ चुका है। आखिर वो सपना साकार हो गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए देखा था। प्रधानमंत्री जी ने, उनके मार्गदर्शन में देश के वैज्ञानिकों ने, भारत पहला देश है जिसने कोविड-19 के 2 वैक्सीन एक साथ लॉन्च कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन के लिए उन लेबोरेटरीज का स्वयं निरीक्षण किया, वहां भ्रमण किया और के उन कार्यों की समीक्षा की। आज उसका परिणाम है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। उनके नेतृत्व में कोविड की लड़ाई को, कोविड के खिलाफ लड़ाई को बहुत सफलतापूर्वक लड़ा गया है। ये केवल हम नहीं कह रहे, सारा जमाना कह रहा है, सारी दुनिया कह रही है। इंडिपेंडेंट जो एजेंसी है उनके सर्वे में
मोदी जी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और कोविड काल में भी उन्होंने भारत का जैसा नेतृत्व किया है वो अद्भुत है। अब वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस मौके पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो अद्भुत कार्य हो रहे हैं वो चिरस्मरणीय रहेंगे। भारत वैश्विक स्वास्थ्य केंद्र में बदल गया है। मोदी जी ने देश के हर वर्ग को एक साथ लाकर कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए तैयार किया। दिन रात जन सेवा के कार्य को समर्पित डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मियों को नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ऐतिहासिक दिन पर देश को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी से एक स्वस्थ और कोविड मुक्त भारत की मुहिम को बल मिलेगा। इस मुहिम में जी जान से जुटे वैज्ञानिकों, इनोवेटर्स को शुभकामनाएं और देशवासियों को बधाई। ये गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है वो दोनों मेड इन इंडिया हैं। यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। कोरोना के खिलाफ जंग की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कि ये भारत के आत्मनिर्भर बनने का समय है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बीते कुछ दिनों से इन तमाम सेक्टर्स के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। MSMEs को सपोर्ट करने के लिए अनेक फैसले हाल में लिए गए हैं। समयबद्ध तरीके से MSMEs को बैंक से क्रेडिट दिलाने का प्रयास हो रहा है। 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले उद्योगों को 20% अतिरिक्त क्रेडिट के ऑटोमेटिक इंक्रीज का लाभ दिया गया है। कोरोना वायरस का पहला मरीज भारत में 30 जनवरी 2020 को मिला था। उससे पहले कोरोना वायरस का एपिसेंटर बन चुके वुहान से डराने वाली खबरें आ रही थी। भारत में डर का माहौल था। किसी को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी नहीं थी और सरकार के सामने सदी का सबसे बड़ा संकट आ खड़ा हुआ था। लेकिन आपदा में धैर्य और सूझबूझ से निपटने की तैयारी मोदी सरकार ने आनन फानन में पूरी कर ली। 2020 के पहले महीने में सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को घर वापस लाने का मिशन छेड़ दिया। साथ ही सभी एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई। चीन से आने वाले यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी गई। मार्च 2020 में 7 मंत्रालयों ने अपनी क्वारंटीन फैसिलिटी शुरू कर दी। साथ ही सरकार ने कंटेनमेंट प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। जनता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए। दुनिया के अमीर और विकसित देश कोरोना के सामने मजबूर हो रहे थे और जबरदस्ती शहरों को बंद कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान 100 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश को मोदी ने संयम का मंत्र देते हुए जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। मोदी की अपील पर पूरे देश में थाली भी बजी और दीपक भी जले। मोदी के इस फैसले की दुनिया भर में तारीफ हुई। इसके बाद सही समय पर 24 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है।
हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। लॉकडाउन में सबसे बड़ी समस्या थी देश के गरीबों और मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट। इस संकट में मदद बनकर मजबूरों के द्वार पहुंची खुद सरकार। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। लॉकडाउन में सरकार ने गरीबों के लिए खास योजना चलाई। देश के करीब 80 करोड़ लोगों को 3 महीने का राशन दिया गया। हर गरीब परिवार को हर महीने 5-5 किलो गेहूं, चावल और दाल मुफ्त दी गई। त्योहारों का मौसम आने पर योजना को बढ़ाया गया और मुफ्त राशन दिया गया। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल के हुगली में फुरफुरा शरीफ दरगाह जाकर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की। बंगाल में चुनावी साल में इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात के बाद ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी सिद्दीकी के हर फैसले में उनका साथ देगी। राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से ओवैसी की मुलाकात ये संदेश दे रही है कि ओवैसी राज्य में टीएमसी के खिलाफ मुस्लिम फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अब्बास सिद्दीकी पहले ही कह चुके हैं कि वो ममता के साथ नहीं हैं। बंगाल में MIM पार्टी अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ काम करेगी, उनके पीछे रह के काम करेंगे और अब्बास सिद्दीकी साहब जो भी फैसला करेंगे हम उस फैसले का उनका साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। सरकार और किसानों के बीच आज 8वें दौर की बातचीत होगी। ये बातचीत दोपहर 2 बजे शुरू होगी। सरकार और किसानों के बीच आज MSP की गारंटी और तीनों कृषि सुधार कानूनों की वापसी पर चर्चा होगी। पिछली बैठक में सरकार ने किसानों की 2 मांगों पर मोहर लगाई थी। पिछली बैठक में पराली अध्यादेश से सरकार ने किसानों के दंडात्मक प्रावधानों को हटाने का फैसला किया, तो दूसरी तरफ बिजली संशोधन विधेयक को भी रोकने का फैसला किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पहले ही आज की बातचीत के सकारात्मक रहने की उम्मीद जताई है और इसके पीछे की वजह यह है कि 30 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत हुई थी, जिसमें सरकार और किसानों के बीच चल रहा गतिरोध काफी हद तक टूटा था, क्योंकि 7वें दौर की बैठक में 4 में 2 मुद्दों पर आपसी रजामंदी हो गई थी। ये दोनों मुद्दे बिजली और पराली से जुड़े हैं, जबकि बाकी के 2 मुद्दों पर आज दोपहर 2 बजे बात होनी है। इन दोनों मुद्दों में एक किसान संगठनों की तीनों कृषि सुधार कानून वापस लेने की मांग है, जिस पर सरकार ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे। हालांकि सरकार ने भरोसा दिया कि वो किसानों की मुश्किल दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, जबकि दूसरा मुद्दा MSP का है, जिस पर गतिरोध बरकरार है। हालांकि सरकार ये बात साफ कर चुकी है कि वो MSP पर लिखित में देने को तैयार है कि वो पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन किसान संगठन चाहते हैं कि MSP को कानूनी दर्जा मिले, जिस पर आज होने वाली बैठक में बात होगी। करीब 10 महीने तक लगातार दिन रात मेहनत के बाद देश के वैज्ञानिकों ने वो मंजिल हासिल कर ली है जहां से वो कोरोना वायरस को हरा देंगे। 2021 की शुरुआत में ही ये गुड न्यूज देश के तमाम लोगों को राहत देने वाली खबर है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि DCGI ने भारत में कोरोना को हराने के लिए 1 नहीं बल्कि 2 वैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी दी है। वैक्सीन से हारेगा वायरस। भारत में 2 कोरोना वैक्सीन। पीएम मोदी ने दी देश को बधाई।
2021 की गुड न्यूज। करीब 10 महीने तक जानलेवा कोरोना वायरस से जंग लड़ने के बाद वो गुड न्यूज भी आ गई जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। कोरोना वायरस से पिछले 10 महीनों से जारी लड़ाई में देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार कोरोना को हराने का टीका इजाद कर ही लिया। ये वो खबर है जिसने पिछले 10 महीने से दहशत के साए में जी रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। और उससे भी बड़ी और गुड न्यूज ये है कि DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने देश में कोरोना को हराने के लिए एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। Messrs Serum and Messrs Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद पीएम मोदी ने देश को बधाई देते हुए ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण SII और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी से एक स्वस्थ और कोविड मुक्त भारत की मुहिम को बल मिलेगा। इस मुहिम में जी जान से जुटे वैज्ञानिकों, इनोवेटर्स को शुभकामनाएं और देशवासियों को बधाई। ये गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है वो दोनों मेड इन इंडिया हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वो आत्मनिर्भर भारत जिसका आधार है सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया। विपरीत परिस्थितियों में असाधारण सेवा भाव के लिए हम डॉक्टरों, मेडिकल प्रोफेशनल्स, वैज्ञानिकों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों और सभी कोरोना वॉरियर्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। देशवासियों का जीवन बचाने के लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई दी। अमित शाह ने लिखा कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, DCGI ने SII और भारत बायोटेक के वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। मैं भारत को गौरवान्वित करने के लिए हमारे प्रतिभाशाली और मेहनती वैज्ञानिकों को सलाम करता हूँ। पीएम मोदी को कोरोना मुक्त भारत की दिशा में कोशिश करने के लिए बधाई। आज के दिन मैं पूरे देश को और अपनी भारत सरकार को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जो पहला इनोवेशन वैक्सीनेशन में आज लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर 2 वैक्सीन को इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मिली है। मेरा ये मानना है कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश से वैक्सीन आज खुद यहाँ बन के लोगों तक पहुँचने की प्रयास में सफल रहा है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट के बाद यह साफ हो चुका है कि भारत में जल्द से जल्द लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सरकार ने अभी 30 करोड़ वैक्सीन दिए जाने का लक्ष्य रखा है। खास बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन को लेकर प्राथमिकता की जो लिस्ट तैयार की है उसमें वो तमाम लोग शामिल हैं जिन्होंने कोरोना काल में आगे आकर लोगों की मदद करने का काम किया है। इनमें सबसे पहले आते हैं 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी, 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स, 50 साल से ज्यादा 26 करोड़ लोग, गंभीर बीमारी से पीड़ित 1 करोड़ लोग। From the public side of view, I think the most important challenge is to reassure the public that this is a safe and effective vaccine. They should not really start getting worried about all the rumors and the infodemic that is going along in social media. Have faith in your scientists, in your regulatory authorities. Come forward and get yourself vaccinated because this is the only way that we can decrease the death rate and actually get over the pandemic. And there should be voluntary, people should come when their turn comes to get themselves vaccinated in a very smooth manner.
कोरोना काल में वैक्सीन किसी संजीवनी की तरह है, लेकिन वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी किसी कड़ी परीक्षा जैसी है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देशों की तरह भारत ने भी इस सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर एक खास खाका तैयार किया है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर वैक्सीन आप तक पहुंचेगी कैसे। सबसे पहले कोविन ऐप पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये रजिस्ट्रेशन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कराया जाएगा। गंभीर मरीज खुद ही वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दस्तावेजों को मान्यता दी गई है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, मनरेगा, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र और पैन कार्ड जैसे किसी एक दस्तावेज का कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोविन ऐप पर अब तक 75 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि क्या कहते हैं वैक्सीन आ रही है और सबका टीकाकरण होगा वैक्सीन से। ठीक है, कोरोना से बहुत जल्दी मुफ्त मिलेगी। जैसा हमारा इंडिया पहले था वैसा ही हो जाएगा फिर से। मास्क और ये आपके लिए क्यों प्रिपेयर किया गया है? इसलिए ना कि आप कोविड ना फैलाओ। और वैक्सीन आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है कि सब लोग पहले की तरह रह पाएंगे। और सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान है काम वगैरह के लिए, हर चीज़ के लिए, तो उनके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जल्दी ये बीमारी खत्म भी हो जाएगी। हाँ जी, आप वैक्सीन जब आ जाएगा तो आप वैक्सीन लेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जरूर लेंगे। टीकाकरण के लिए पूरे देश में बकायदा जिला प्रशासन स्तर पर टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों को टीकाकरण से जुड़े सख्त निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है ताकि कोरोना से लड़ाई में किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे टीकाकरण के लिए टीमों का गठन किया गया है और किसके ऊपर क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीका लगाने वाले अधिकारियों को वैक्सीनेशन ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया है। इस दौरान कुल 5 लोगों की टीम वैक्सीन देने का काम करेगी। पहला, वैक्सीनेशन ऑफिसर दस्तावेजों की जांच करेगा। दस्तावेजों को कोविन ऐप पर चेक किया जाएगा। दस्तावेज देखने के बाद वैक्सीन सेंटर में एंट्री होगी। दूसरा, वैक्सीनेशन ऑफिसर दस्तावेजों का मिलान करेगा। तीसरा, वैक्सीनेशन ऑफिसर डॉक्टर होगा जो टीका लगाने का काम करेगा। टीका लगने के बाद मरीज की 30 मिनट तक एक अलग कमरे में निगरानी की जाएगी। चौथा, वैक्सीनेशन ऑफिसर उस शख्स की निगरानी करेगा जिसे टीका दिया जा चुका है, जबकि 5वां वैक्सीनेशन ऑफिसर भीड़ को रोकने का काम करेगा। इंडिया में जो 2-3 कंपनीज जो आगे बढ़ के मतलब जो फाइनल रिजल्ट्स आ गए हैं, तो एज एन इंडियन हमें गर्व हो रहा है कि मतलब इंडियन कंपनीज जो है मतलब उसके जो रिजल्ट्स है वो अच्छे आए हैं। आज जब हम देखें कि हमारा इंडिया का ब्रेन फॉरेन जा रहा था तो वो इंडियंस ही थे जो फॉरेन की कंपनी के लिए काम कर रहे थे। आज वही साइंटिस्ट, वही लोग हमारे इंडिया में ही रह के इंडियन कंपनी में काम करके ये इनोवेशन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वी कैन डू इट। ये अच्छी चीज़ है। हम सब जो है वही पुराने तरीके से काम करने लगेंगे। सबको वैक्सीन मिल जाएगी तो फिर से ज़िंदगी पटरी पे आ जाएगी। फिर भारत जो है ग्रोथ करेगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यही उम्मीद है वैक्सीन से। भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि DCGI ने यहाँ कोरोना की एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, भारत में जिसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है, और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। आइए अब आपको बताते हैं कि ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन कितनी असरदार है। कोविशील्ड पहले डोज में 70% तक असरदार है, वहीं कोवैक्सीन के पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा किया गया है। कोविशील्ड के 2 डोज 90% तक कारगर है, वहीं कोवैक्सीन से 6 महीने से 1 साल तक एंटीबॉडीज बनाने का दावा किया जा रहा है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने बनाया है, जबकि कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR ने बनाया है। भारत में SII कोविशील्ड का उत्पादन कर रहा है। कोवैक्सीन भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। कोविशील्ड का भंडारण 8 डिग्री के तापमान तक किया जा सकता है। कोवैक्सीन का भी भंडारण 2 से 8 डिग्री के तापमान पर किया जा सकता है। कोविशील्ड के 4 हफ्ते में 2 टीके लगेंगे, जबकि कोवैक्सीन के 28 दिन में 2 टीके लगेंगे। Good way to start the new year, and both the vaccines are made in India.
Now we have vaccines which are being manufactured in India, and therefore we don't have to rely on vaccines coming from outside. And they're cost effective. They're easy to administer between 2 to 8 degrees centigrade, which is what can be done in an ordinary fridge. इन तमाम बातों के बीच ये भी समझना जरूरी है कि आखिर देश में कोरोना की वैक्सीन का सफर कैसा होगा, यानी कोरोना वैक्सीन कैसे शहर शहर और फिर गांव गांव तक पहुंचेगी। पहले स्पेशल कार्गो प्लेन के जरिए वैक्सीन एयरपोर्ट तक पहुंचेगी, वहां से उन्हें स्पेशल रेफ्रिजरेटेड वैन के जरिए 4 बड़े स्टोरेज पॉइंट्स करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता पहुंचाया जाएगा। स्टोरेज पॉइंट से वैक्सीन को कोल्ड चेन पॉइंट्स तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद कोल्ड चेन पॉइंट्स तक वैक्सीन पहुंचने के बाद शुरू होगी उन्हें वैक्सीनेशन बूथ तक पहुंचाने की प्रक्रिया और फिर शुरू होगा टीकाकरण। फिलहाल लोगों को अब उस पल का इंतजार है जब कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत होगी, क्योंकि कोरोना काल के दौरान जो लोगों ने देखा है उसे अब नए साल में कोई नहीं देखना चाहता। लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना को मात देने वाली संजीवनी उनके सामने हो और कोरोना वायरस की दहशत के साए से जिंदगी बाहर निकलकर एक बार फिर गुलजार हो जाए।